नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टीटीसी गाइड में। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताएंगे कि हमारे जो FW टेलर भाई साहब जो थे उनने हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट में क्या योगदान दिया। तो इसके बारे में हम कंप्लीट देखेंगे और बहुत अच्छी तरीके से हम फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे। और जो FW टेलर हैं इन्होंने कुछ फंक्शन भी दिए हैं, कुछ इन्होंने रूल्स भी दिए हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में, तो उनका भी क्या यूज है वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना जिससे आपको समझ में आ पाएगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखते हैं इसका द कंट्रीब्यूशन ऑफ FW टेलर इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट FW टेलर ने अपना क्या योगदान दिया था उसके बारे में हम देखते हैं। FW टेलर वाज द फर्स्ट पर्सन हु इंस्टेटेड ऑन द इंट्रोडक्शन ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि FW टेलर जो थे उन्होंने सबसे पहले सोचा था, यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में कुछ नया करने के लिए, ठीक, उन्होंने सबसे पहले सोचा था। एंड इट वाज ही हु एलोंग विद हिज एसोसिएट्स मेड द फर्स्ट साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि इन्होंने ही सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट को सिस्टमेटिक ढंग से, यानी कि कोई बहुत ही बढ़िया वैज्ञानिक तौर तरीकों के द्वारा कोई भी काम करें जिससे कि हमारा काम सही हो। अपने जो एसोसिएट्स उनके जो सहयोगी थे उन लोगों को भी इन्होंने बताया, उसके बारे में सिखाया, ठीक। इसके बाद हमारा इसमें ही लॉन्च्ड ए न्यू मूवमेंट इन 1910 विच इज नोन एज साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि इन्होंने 1910 में साइंटिफिक मैनेजमेंट का जो वो है आंदोलन स्टार्ट किया था, यानी कि साइंटिफिक विज्ञान के तौर तरीकों द्वारा मैनेजमेंट में क्या इम्प्रूवमेंट करें, तो उसका आंदोलन स्टार्ट किया था 1910 में इन्होंने पहली बार, ठीक है। इसके बाद चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। टेलर वाज नोन फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, यानी कि टेलर जो थे उन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर भी कहा जाता है, जाना जाता है। टेलर वाज वन इन 1856 इन USA, यानी कि टेलर जो थे उनका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में 1956 ईस्वी में पैदा हुए थे, ठीक है। इसके बाद इसमें हमारा है ही स्टार्टेड हिज करियर एज एन अप्रेंटिस इन ए स्मॉल मशीन मेकिंग शॉप एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ। इसके बाद जो हमारे टेलर भाई साहब जो थे, जो उन्होंने अपने जीवन की स्टार्टिंग कहाँ से की, उन्होंने एक नौसिखिया, यानी कि बिल्कुल नहीं सीखे हुए थे, तो उन्होंने एक छोटी सी दुकान थी जो जिसमें मशीनें वगैरह बनती थी छोटी छोटी, उसमें वो गए और वहाँ पर उन्होंने चेलागिरी का काम किया, ठीक है। वहीं पर वो रहने लगे थे और सारा काम वहीं सीखते रहे और अपनी लाइफ की स्टार्टिंग वहीं से उन्होंने स्टार्ट कर दी। एंड रोज टू द पोजीशन ऑफ चीफ इंजीनियर ऑफ मिडवाले स्टील वर्क इन 1884 एट द एज ऑफ 28, यानी कि उन्होंने जो बिल्कुल नौसिखियागिरी से काम स्टार्ट किया था, वो कंपनी जो थी उसके वो इंजीनियर बन गए थे, मुख्य इंजीनियर, यानी कि सबसे ज़्यादा नॉलेज में यही थे वहाँ पर। और कौन सी ईयर थी, जब वो 28 ईयर के थे, यानी कि 28 साल के, तब उन्होंने इतना एक्सपीरियंस उन्हें हो गया था काफ़ी है कि कोई भी मशीन में कोई भी दिक्कत कभी आती तो सबसे पहले भाई उसे ठीक करते थे। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए थे मशीनगिरी में। टेलर वाज यानी इंडस्ट्रियल इंजीनियर, यानी कि टेलर जो थे वो एक औद्योगिक इंजीनियर थे, यानी कि औद्योगिकी में जो भी मशीनें चलती हैं उन सभी की छानबीन करके उन्हें वो ही रियलाइज्ड दैट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ऑन ए लार्ज स्केल क्रिएटेड न्यू एंड कम्प्लेक्स प्रॉब्लम फॉर एंटरप्राइजेस, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती थी जो लोगों पर नहीं सॉल्व हुआ करती, तो वो उस उद्यमी लोग थे, उद्योग धंधे में वर्क करने वाले थे, उन पर कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो उसे वो हमारे जो टेलर भाई साहब थे उन्हें इतनी नॉलेज थी, वो उस प्रॉब्लम को अपने न्यू तरीके के थ्रू उसे बिल्कुल ठीक कर दिया करते थे। तभी कोई प्रॉब्लम आती तो सब उन्हीं को कॉल किया करते थे और भाई उस समस्या का समाधान कर देते थे, क्योंकि वो उस समय सबसे ज़्यादा नॉलेजमैन थे। और उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए उन्होंने 4 मेन वो दिए हैं साइंटिफिक फंक्शन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो वो 4 क्या हैं, तो पहला है हमारा साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो हमारा विज्ञान क्या है, वो इनके अनुसार, यानी कि विज्ञान अंगूठे का कोई नियम नहीं है, यानी कि हमें उसी के आधार पर चलना चाहिए, क्योंकि हमें नए नए इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, ठीक है।
टेलर बिलीव्ड दैट देयर वाज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। यानी कि किसी भी चीज़ की गुणवत्ता यानी कि मैक्सिमाइजेशन करना यानी कि उसे बढ़ोतरी करना, तो वो उनका एक ही मेथड था कि हमें नए नए तरीके इम्प्लीमेंट करने चाहिए, न्यू मेथड 1/5। उसी में वो अधिक विश्वास करते थे। दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ऑफ ईच एलिमेंट्स ऑफ ए जॉब एंड शुड सब्स्टिट्यूट रूल ऑफ थंब। यानी कि ये जो मेथड थे वो कहाँ से आते थे, वो सभी मेथड साइंटिफिक स्टडी यानी कि साइंटिफिक स्टडी एक होती है, मेथड होता है जिसके द्वारा उसका अध्ययन करने के बाद उसमें जो एनालिसिस यानी कि विश्लेषण करने के बाद उसमें जो मुख्य मुख्य टॉपिक निकलते थे वो किसी भी जॉब ऑर्गेनाइजेशन को देखकर और सब चीज़ों को कंक्लूड करके सबमिटेड माने कि यानी कि कार्य क्षमता क्या है और किसी के बदले में कोई रूल है तो उसकी जगह पे दूसरा रूल लगा के, यानी कि अगर इस तरीके से मेरा काम नहीं हो रहा तो इस तरीके से करके देख। इसका दूसरे नंबर पर हार्मोनी नॉट डिस्कार्ड, यानी कि सद्भाव नहीं कलह है। इसे आप डिफरेंशिएशन के थ्रू समझेंगे तब ज़्यादा क्लियर होगा। इन एन ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ऑलवेज ए चांस फॉर कन्फ्लिक्ट बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय ड्यू टू क्लास डिफरेंस। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो तो उसमें हमेशा जो एम्प्लॉयर है यानी कि जो मालिक है उसके जो नौकर हैं उनके बीच कोई ना कोई एक तरीका ऐसा होता है जिसके द्वारा उनमें झगड़ा होता है। वो तरीका क्या है, यानी कि वो क्लास डिफरेंस, यानी कि वो मालिक हैं वो नौकर, ये इतना ही फ़र्क होता है। इसी की वजह से कभी ना कभी उनमें बहस होने लगती है किसी ना किसी टॉपिक पर। तो जी टेलर रिकॉग्नाइज्ड दिस एंड एम्फेसाइज्ड दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। यानी कि टेलर ने रिकॉग्नाइज यानी कि चेक किया, देखा कि जो हमारे मैनेजमेंट है और वर्कर हैं तो उनके बीच में हार्मोनी यानी कि एकता का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उन्होंने पहली बार इसका बल दिया, यानी कि उन्हें एकजुट रह के चलना चाहिए। टू अचीव दिस स्टेट टू टेलर कॉल्ड फॉर ए कंप्लीट मेंटल रिवॉल्यूशन ऑन द पार्ट ऑफ बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। यानी कि जो टेलर थे उन्होंने एक मेंटल रिवॉल्यूशन क्रांति ऐसी दी थी, यानी कि उन्हें मेंटली देखना, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को किस चीज़ की नीड है और एम्प्लॉय को किस चीज़ की नीड है, वो उनकी एक दूसरे की नीड को फुलफ़िल करें और जो ऑर्गेनाइजेशन चाहता है जिस गोल को अचीव करना तो उसे वो कंप्लीट करें। यानी कि उन्हें एक दूसरे के बीच तालमेल रखना चाहिए, उन्हें उनकी ख्वाहिशों को देखना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, उन्हें उनकी देखना चाहिए, यानी कि एक दूसरे से बिल्कुल फ्रेंडली व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद तीसरा नंबर है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि सहयोग व्यक्तिवाद नहीं है। ठीक, इसे डिफरेंशिएशन के थ्रू देखते हैं। देयर शुड बी कंप्लीट कोऑपरेशन बिटवीन द लेबर एंड मैनेजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअलिज्म। यानी कि जो हमारा मैनेजमेंट है और हमारे जो वर्कर हैं उनके बीच व्यक्तिवाद का वो होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए, यानी कि उन्हें देखना चाहिए, एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, तभी अच्छे से वर्क हो पाएगा, यानी कि फ्रेंडली यूज करना चाहिए। इसके बाद है कंपटीशन शुड बी रिप्लेस्ड बाय कोऑपरेशन, बोथ शुड रियलाइज दैट दे नीड ईच अदर। यानी कि इसमें क्या है, प्रतिस्पर्धा शुड बी रिप्लेस, यानी कि प्रतिस्पर्धा को रिप्लेस कर देना चाहिए बाय कोऑपरेशन, यानी कि सहयोग के थ्रू। यानी कि जो हमारे मैनेजर हैं उन्हें, यानी कि मैनेजमेंट है और जो हमारे वर्कर्स हैं उन्हें एक दूसरे की नीड समझनी चाहिए और एक ही तुम नहीं होगे तो हम ये नहीं कर पाएंगे और तुम नहीं होगे तो हम ये नहीं कर पाएंगे, इस तरीके से उन्हें सोचना चाहिए, तब हम अच्छे से वर्क कर पाएंगे और प्रतिस्पर्धा को बिल्कुल निकाल ही देना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हमारा इसमें नंबर आता है चौथा। तो चौथे नंबर पे हमारा है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। प्रत्येक व्यक्ति की उसकी सबसे बड़ी दक्षता और समृद्धि के लिए विकास, यानी कि हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी कोई ना कोई क्वालिटी होती है। अब देखते हैं इसमें अकॉर्डिंग टू टेलर द ओवरऑल efficiency and productivity in an organization depend on how competent individual employee are। यानी कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी है, यानी कि जो भी हमने सोच रखा है प्रोडक्टिव करने के लिए, जितना भी हम उसमें उत्पादन करना चाहते हैं, तो वो सभी हमारे जो एम्प्लॉय होते हैं और हर एक एम्प्लॉय किस काम को किस तरीके से करे वो उसके लिए सक्षम होता है। अकॉर्डिंग टू इम्प्रूव द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी
द वर्किंग कैपेबिलिटीज ऑफ एम्प्लॉयज मस्ट बी इम्प्रूव्ड बाय प्रॉपर ट्रेनिंग, यानी कि अकॉर्डिंग टू इम्प्रूव द ओवरऑल प्रोडक्ट, यानी ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को सुधार करने के लिए, यानी मैक्सिमाइजेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें जो हमारे वर्कर हैं उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए उनकी योग्यता के अनुसार, यानी किस चीज़ में किसकी योग्यता है उसी के अनुसार उसे ट्रेनिंग देनी चाहिए, तभी हमारा वर्क ईजिली हो पाएगा और जल्दी से जल्दी हो जाएगा और बहुत ही अच्छे तरीके से होगा। तो ये सभी हमें 4 पॉइंट याद रखने होंगे दोस्तों, इम्पोर्टेंट बहुत है, इसे तैयार कर लें एग्जाम की दृष्टि से। वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और चैनल पर नए हो तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे इसी प्रकार वीडियो प्राप्त हो सकें। थैंक्स।